हमारे साथ हमारे आज के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर एसपी मल्होत्रा जी हैं। मैं उनका हमारे केंद्र की ओर से, हमारे विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र की कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर प्रेसिडेंट प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारे इस 10 दिवसीय कार्यशाला में, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के संदर्भ में जो विभिन्न अप्रोचेज और उपागम हैं, उनके संदर्भ में हमारा ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। उसी ज्ञानवर्धन की कड़ी में आज हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर एसपी मल्होत्रा जी हैं। मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह शिक्षण अधिगम केंद्र विषय संबंधित और विशेषज्ञता संबंधित विद्वानों को आपके समक्ष प्रस्तुत करके उनकी ज्ञान रश्मियों से आपको प्रकाशित करने में हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाता है। उसी क्रम में आज हमारे साथ हमारे अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर एसपी मल्होत्रा जी हैं। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जिनका प्रतिष्ठित है नाम। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जिनका प्रतिष्ठित है नाम। नाम का पाया है जिन्होंने, नाम को पाया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में करके विशिष्ट काम। आप काम से ही प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा को पाई है जिन्होंने डिग्री, अपने काम और प्रतिष्ठा से ही पाई है जिन्होंने डिग्री। ऐसे हैं हमारे आज के सत्र के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर मल्होत्रा एसपी। प्रोफेसर मल्होत्रा एसपी मल्होत्रा जी अपने 35 वर्ष के कैरियर में 150 से अधिक रिसर्च प्रबंधों द्वारा और 50 से अधिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स द्वारा अपने ज्ञान रश्मियों से उन्होंने शिक्षा जगत के आकाश को जगमग किया है। आपने विभिन्न क्षेत्रों में अपने रिसर्च से संबंधित योगदान के द्वारा न केवल भारत अपितु विदेशों में भी अपने ज्ञान को फैलाया है और उनका मार्गदर्शन किया है, जिसमें नेपाल एवं टोक्यो के यूजीसी मुख्य रूप से अग्रणी है। साथ ही साथ आप विभिन्न पदों पर भी आपने कार्य किया है। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में आप संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज, जो कि शिक्षा शास्त्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन के आप प्रिंसिपल रहे हैं। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर रहे हैं और भी नीपा में आप नेशनल फेलो रहे हैं और विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए आपने एनसीटी, यूजीसी, नीपा और विभिन्न कमेटियों में विभिन्न पदों पर सुशोभित करते हुए आपने अपने रिसर्च और ज्ञान द्वारा उनका मार्गदर्शन किया है। और आज हम उसी क्रम में उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र क्वालिटेटिव रिसर्च के संदर्भ में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। आदरणीय मल्होत्रा जी का मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने केंद्र की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आलोकित करें। आदरणीय प्रोफेसर एसपी मल्होत्रा जी। दोस्तों, आज जो बात करेंगे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और मैं बता दूं आपको कि ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, पहली बात ये, इसके अजम्पशंस क्या है, और तीसरी बात करेंगे इसमें स्टेप्स क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में। स्टेप्स में सैम्पलिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे, टूल्स ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे, डाटा कलेक्शन रिसर्च बात करेंगे और डाटा एनालिसिस की बात करेंगे। मैं आपको यहाँ बता दूं कि फिर दोबारा से कि सिंपल से एग्जांपल लेके मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी देंगे। आप प्लीज पार्टिसिपेट करना, लेट अस डू इट। मैं बता दूं आपको कि क्वालिटेटिव रिसर्च की बेसिक, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है आप इससे समझेंगे। इसको डिफाइन करना कि क्या क्वांटिटेटिव होती है कि नहीं, क्या इसके अंदर नंबर्स होते हैं कि नहीं, ये बात अलग है। मैं सिंपल से आपको बात बताऊं तो ये कहना चाहिए हमें कि अगर किसी को कहा कि किसी बच्चे के एस्से के ऊपर या किसी स्टूडेंट के
लेख के ऊपर अगर कोई बात की जाए तो क्या कहेंगे कि आपको 5 नंबर 7 नंबर ये तो किसी बेसिस पे ही दिए जाते होंगे, मगर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर इसने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा किया, इसने एग्जांपल्स बहुत अच्छी की। ये सारी जो बातें करते हैं, एग्जांपल्स दी हैं, अच्छी दी हैं, और इसने एक्सप्लेन किया है, ये क्वालिटेटिव पार्ट है। और अगर उसमें कितनी एग्जांपल्स दी, कैसे किया, कितने नंबर दिए, ये सब क्वांटिटेटिव है। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की इन रियलिटी यही 5 अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस इस वो होती हैं जो टेस्ट नहीं की जा सकती, हम मान के चलते हैं। जैसे कहा जाए कि नेचर ऑफ मैटर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द मैन। नहीं, आप आदमी को मैटर तो नहीं कहा जा सकता, आदमी इंसान को मैटर नहीं कहा सकता, सोसाइटी भी मैटर नहीं होती। मैटर मतलब फिजिकल वे में नहीं कहा जा सकता किसी को भी। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी आपके सामने। रियलिटी एक नहीं होती, मल्टीपल होती हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार देखो कि मलेरिया का रीजन क्या होता होगा। आप कहेंगे कि मलेरिया का रीजन मॉस्किटो होता है, तो क्या मॉस्किटो हो तो मलेरिया हो जाता है? आप भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मॉस्किटो को वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होना चाहिए। फिर मेरा सवाल होगा कि क्या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया हो जाए? नहीं नहीं, उसके काटने से होगा। चलो काटने से मान लेते हैं, तो काटने से हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसके अगर वो मलेरियल पैरासाइट इंजेक्ट करे तभी होगा। क्या मलेरियल पैरासाइट ब्लड में इंजेक्ट हो जाए तो हो जाएगा मलेरिया? नहीं, वो रेड ब्लड कार्सेल्स के अंदर चले जाना चाहिए। तो मेरा पॉइंट है कि एक रियलिटी नहीं, मल्टीपल रियलिटीज होती हैं। एंड ऑल्सो जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में सदा ही रिलेशनशिप होता है। सीधी सी बात है, जो देखना चाहें आप वही तो देखोगे ना। दैट इज व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। यानी जो आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो आप ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका मतलब रिलेशनशिप है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में। कई बार ऐसा होता है, इसीलिए तो कहते हैं टू एरर इज ह्यूमन। गलती करना मानव का स्वभाव है। तो वो गलती वही तो होती है कि आप ये जो फ्रेज है यही बताती है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में सदा डिफरेंस होता है, सदा रिलेशनशिप होता है। और तीसरी या चौथी बात ये है, बिहेवियर या ट्रेट कभी मेजर नहीं किए जा सकते। लेट अस से, कैन वी मेजर मदर्स लव? I don't think anybody can say 100%, 20%. Nobody can say like that. और सबसे बड़ी बात है, बायस रिसर्च में इनहेरेंट है। कोई भी रिसर्च करो उसमें बायस होता है। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगा, इसको एक्सप्लेन की बारी बारी इन सब को पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये बेसिक अजम्पशंस क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। इस कारण इसके ऊपर मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। First of all, nature of man is different from the physical. So behavior of the man cannot be governed by cause and effect. ये तो आप बात मानेंगे कि हमारा व्यवहार कॉज एंड इफेक्ट्स पे नहीं चलता। कई बार बिना कॉज के भी व्यवहार दिखता है, और आप सब जानते हैं कि हमारा व्यवहार कई बार गुस्सा आता है तो पता ही नहीं होता कारण क्या था। या ये कहा जाए कि मनुष्य का व्यवहार उसके सारे एनवायरनमेंट से बनता है? नहीं, कई आप कहेंगे नहीं, हेरेडिटरी भी होता है, ये लिंक होता है, सोशल बीइंग के ऊपर भी होता है। हर सोसाइटी में अलग अलग व्यवहार होता है। तो हमें ये बात माननी पड़ेगी, बिहेवियर ऑफ द मैन कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय कॉज एंड इफेक्ट। और फिर एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी इवॉल्व होती है, वो कई तरह के लॉज हैं जिससे सोसाइटी इवॉल्व होती है, कई नियम हैं जिससे सोसाइटी इवॉल्व होती है। वन थिंग, सोसाइटी को दैट इज एथिक्स रखने के लिए धर्म का पालन करवाते हैं, उस धर्म एथिक्स की शिक्षा देते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यही है कि सोसाइटी इवॉल्व होती है, बड़े ही लॉज हैं, जो बड़े ही रूल्स हैं जिसके बाद सोसाइटी होती है। और फिर बिहेवियर ऑफ आदमी का बिहेवियर कोई ऑब्जेक्टिव तरीके से मेजर नहीं हो सकता। कभी नहीं आप कह सकते कि साइकोलॉजी में बहुत से स्केल्स हैं, बट सभी स्केल्स बायस्ड रहते हैं, और सभी स्केल्स
जो रिसर्चर है उसकी पहुंच तक के होते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो रिसर्चर को नहीं पता याद होती हैं और वो होती हैं। यानी इसके हमें यही कहना पड़ेगा कि जिससे टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, वेट को मेजर किया जा सकता है, प्रेशर को मेजर किया जा सकता है बड़े ऑब्जेक्टिवली, मगर बिहेवियर, आदमी के बिहेवियर को, इंसान के बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। और फीलिंग, पर्पस एक्सेट्रा कभी मेजर नहीं होते। फीलिंग, आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट हिम, आई हैव गुड फीलिंग अबाउट दिस थिंग, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा, ये सब मेजरेबल तो नहीं हो सकता। खाने में अगर आप कहें जी आज हमें खाना बहुत स्वाद था, यही तो कहते हैं आप, कभी नहीं कहते खाने के 10, खाने के 20, ऐसा नहीं हो सकता। और कई बार आप कहते भी हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कहना कुछ और चाहता था, सच टाइप ऑफ वर्ड्स यू यूज, ये मेरा मतलब कुछ और था। व्हाई आर यू सेइंग दैट? क्योंकि ये एक फैक्टर है जो मेजरेबल नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, वी आर कॉन्शियस बीइंग्स। कॉन्शियसनेस को कौन मेजर कर सकता है? वी कैन ओनली से दैट somebody is conscious or not conscious. दूसरी बात जो मैं आपसे पहले भी कहा कि देयर आर मल्टीपल रियलिटीज इन द लाइफ, और सोशल लाइफ में तो बहुत सी रियलिटीज होती है, एक रियलिटी कभी नहीं होती। जिस तरह सोशल सिचुएशन सदा कंटेक्चुअल होती हैं, कंटेक्स्ट में सदा हम सोसाइटी, सोशल सिचुएशंस को देखते हैं। कंटेक्स्ट का मतलब किसी कोई ना कोई संदर्भ होता है जिसमें किसी का बिहेवियर होता है। यानी बड़ी सीधी सी बात करें तो अगर कोई क्लास में कोई आ जाए, यानी कोई टीचर आ जाए, तो हमारा बिहेवियर कुछ और हो जाता है, अदरवाइज क्लास में बिहेवियर और होता है। इवन घरों में भी, घर के बाहर हमारा बिहेवियर कुछ और होता है और घर के अंदर कुछ और होता है। सो देयरफॉर हमें यही कहना चाहिए कि रियलिटी सभी सदा कंटेक्चुअल होती हैं। जो देखते हैं वो रियल नहीं होता, रियल तो कुछ और होता है, ऐसा कुछ कहना चाहिए। नो डाउट ऐसा फिलोसफिकल स्ट्रक्चर नहीं है ये कि जो होता है वो नहीं होता, नहीं होता वो होता है, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि ऑल रियलिटीज, ऑल सोशल रियलिटीज आर ऑलवेज कंटेक्चुअल। किसी कंटेक्स्ट में इनको सोचा जा सकता है। और रियलिटीज को वो होती है जो पर्सन डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। उसी रियलिटी को आप डिफरेंट तरीके से आप, और मेच्योरिटी के लेवल से कई तरह से आप उस किसी भी रियलिटी को परसीव करते हैं, देखते हैं। और सोशल एंड एजुकेशन सिचुएशन तो चेंज होती रहती हैं, यानी क्योंकि कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है ना, मैंने अभी कहा कि कंटेक्चुअल होती हैं, इसी कारण सोशल और एजुकेशन सिचुएशन सदा चेंज होती रहती हैं। इस कारण कभी भी किसी चीज पे जनरलाइजेशंस ड्रॉ नहीं होती। लेट मी से, आजकल के बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं, कैन वी से इट? आते हैं, आई नो दैट 100 में से 100 भी आते हैं आजकल, दैट इज ऐसे में से भी। बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आजकल के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो पहले वाले बच्चों से, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। जहां तक बात रही जनरलाइजेशंस की, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो जनरलाइजेशंस की तरफ बढ़ती है, वेयरएज क्वालिटेटिव रिसर्च जनरलाइजेशंस के ऊपर विश्वास नहीं रखती कि सिर दर्द सदा इस कारण से होता है, ऐसा नहीं कह सकते आप। या कोई भी बच्चा इसी तरह बिहेव करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। या कॉलेज स्टूडेंट्स इस तरह बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ऐसे बिहेव करते हैं, हम नहीं कह सकते। सो जनरलाइजेशंस करते समय इतना ही, इसी कारण जनरलाइजेशन करते समय बहुत सा जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है ना, वो खत्म हो जाती है। लेट मी से, अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के स्कोर्स में आपस में रिलेशनशिप है, तो क्या ऐसा पक्का है कि जो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा होगा फिजिक्स में भी अच्छा होगा? नहीं कहा जा सकता। इट कांट बी जनरलाइजेशन। हो सकता है देयर आर अदर थिंग्स आल्सो इन द चाइल्ड। सो देयरफॉर ये चीजें लिंक्ड हैं आपस में। जनरलाइज्ड नॉलेज डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू नॉलेज। यानी ये सच है कि दैट जो जनरलाइजेशंस होती हैं वो ट्रू तो नॉलेज नहीं होती, वो तो जनरलाइज्ड ही होती हैं। हमारा बिहेवियर सदा, men have different behavior, then let us say boys have different behavior, ऐसा
जनरलाइज कर देना कई बार ट्रू नहीं होता, डिफरेंस कई बार रहता भी नहीं है। सो देयरफॉर हमें ये कहना चाहिए कि जनरलाइज नॉलेज इज नॉट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू नॉलेज। और किसी, देखिए जितनी भी रिसर्च होती है वो एविडेंस बेस्ड होती है, बट रियल एविडेंस तो स्पेसिफिक सिचुएशंस पे होते हैं ना। लेट मी से दैट अखबार वाले जो लिखते हैं वही उनका बिहेवियर नहीं होता, वो अलग अलग होता है, लिखा कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है और कहा कुछ और जाता है। टिपिकल एग्जांपल्स हम जब भी कभी पॉलिटिशियंस को डिस्कस करते हैं तो ऐसे ही तो बोलते हैं। देन असली प्रॉब्लम तो एक्सट्रीम केसेस में होती है। डॉक्टर सदा एक्सट्रीम केसेस को ही तो देखते हैं ना, कभी जनरलाइज को नहीं देखता। सिर दर्द सबको नहीं होता, सिर दर्द के एक्सट्रीम केसेस को लेकर तब वो देखता है कि किस तरह इसको किया जाए। देन अब जिस चीज की ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं ना हम, रिसर्च सदा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सोशल सिचुएशन में ऑब्जेक्टिविटी भी सब्जेक्टिव होती है। whenever we the large number of things are there जहां पे ऑब्जेक्टिव होने के कारण ही सब्जेक्टिव हो जाते हैं हम, यानी उसी डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, बिकॉज सब्जेक्टिविटी होती है सदाई। लेट मी से अगर ये कहा जाए कि आजकल के स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो ये सब्जेक्टिव थोड़ी सी बात है। और अगर किसी मेरे जैसे से पूछा जाए आर स्टूडेंट्स मोर इंटेलिजेंट नाउअडेज, तो कहे नहीं नहीं नहीं, हम भी अपने जमाने में बहुत इंटेलिजेंट थे, समथिंग दैट सॉर्ट, इस तरह के कहा जा सकता है। तो ऐसा कहना चाहिए रिसर्च में भी ऑब्जेक्टिविटी सदा सब्जेक्टिव ही होती है सोसाइटी के प्रति। मीनिंग टू द सिचुएशन गिवन बाय द इन्वेस्टिगेटर मे बी डिफरेंट देन द रियल मीनिंग। किसी भी चीज को मीनिंग देना इन्वेस्टिगेटर का ही तो काम है। आपने तो देखा होगा और अखबारों में कितना कुछ लिखा जाता है, सेम सिचुएशन के ऊपर डिफरेंट चीजें लिखी जाती हैं, और कई बार सिचुएशन कुछ होती नहीं जिसके ऊपर अखबार में बहुत बड़ा लिखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा अखबार वाले रिसर्च करते हैं, मगर इन्वेस्टिगेट तो करते हैं ना। they write whenever they write and with after particular investigation. So therefore ऐसा है कि ऑब्जेक्टिविटी भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड सेपरेट नहीं हो सकते। जो जिस चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। तभी तो वो कहा जाता है ना, जो आप देखना चाहते हैं वही देखते हैं। यही ऑब्जर्वेशन होती है कि then value free inquiry is not possible on this earth। यानी हम वैल्यू मतलब किसी चीज को कितना मानते हैं। स्वाद, लेट अस से वर्ड स्वाद इज देयर, तो किसी चीज का स्वाद बहुत अच्छा है कम अच्छा है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। इस कारण वैल्यू फ्री इंक्वायरी नहीं हो सकती। आप लेट अस से ये कोई चीज क्यों स्वाद बन जाती है, ये वैल्यू फ्री नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सी चीजें जीभ और पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती हैं। टेस्ट जिसको कहते हैं, टेस्ट और उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। देन सबसे बड़ी बात है, जब भी कभी रिसर्चर सैंपल लेता है, टूल्स, डेटा कलेक्शन, ये सब वैल्यू लेडन होते हैं और बायस्ड ही तो होते हैं, इजंट इट। आप देखो जरा कि लेट अस से जब भी हम सैंपल लेते हैं तो वो सैंपल सदा ही बायस्ड होता है, इन द सेंस कि हम कहते जरूर हैं कि हमने बिल्कुल सैंपल बड़े ध्यान से लिया और सैंपल सिर्फ ऑब्जेक्टिवली लिया। कहना आसान है, मगर क्या करते हैं, जो अवेलेबल सैंपल है वही लेते हो ना, यानी जहां पे आप जा सकते हैं, जो इजी है, तो बायस तो हो गया। देन टूल्स भी यही काम करते हैं। टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, बहुत से टूल्स साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं, बट मैंने पहले भी कहा वो टूल्स सिर्फ उसकी पहुंच तक, यानी मेंटल पहुंच तक ही तो जाते हैं, बाकी असलियत तो कई बार टूल्स टेकअप ही नहीं कर पाते। इस कारण कहना तो यही चाहिए कि जितने भी हमारे सैंपल हैं वो भी बायस्ड होता है, टूल्स भी बायस्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, होलिस्टिक अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। डॉक्टर आंख को देखने के लिए बाकी के शरीर को इग्नोर नहीं करता कभी भी।
वो कई चीजों को साथ में, दैट इज नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, फलां, ये सब चीजों को होलिस्टिकली देखता है। इसी तरह सोसाइटी भी होलिस्टिकली देखी जाती है। और जितने फिनोमिना होते हैं, सोशल फिनोमिना, फिनोमिना मीन्स हैपनिंग, जितनी भी सोशल फिनोमिना या सोशल हैपनिंग्स होती हैं वो होलिस्टिकली ही देखी जा सकती हैं। होलिस्टिकली मीन्स टोटलिटी में देखी जानी चाहिए। एक चीज को देख के तो बाकी की चीजें मिस हो जाती हैं। पार्ट्स होल से सेपरेट नहीं किए जा सकते। मैं वही आपको एग्जांपल दे रहा था, आंख या दांत को दिखाने के लिए सारी बॉडी को टेकअप करना पड़ता है। इसी कारण आंख दांत के लिए डॉक्टर के जाते हैं तो कई चीजें और भी पूछता है कि ब्लड प्रेशर है, फलां है, ऑल दीज थिंग्स ही विल आस्क। सोसाइटी तो एक सिस्टम है जिसमें इस बड़े से बहुत से सब सिस्टम इंटरट्वाइंड है। लेट मी से, इंडियन सोसाइटी में धर्म मीन्स रिलीजन as well as politics intertwined है, you cannot separate them. And similarly economic situation, dharma and the social system सब intertwined, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। Indian economic system cannot be studied without the Indian politics. Similarly Indian politics cannot be studied without the Indian culture. So ये सब चीजें intertwined है। Therefore, human beings cannot be separate from the subsystem of the society. यानी human beings religion भी मानते हैं, human beings इकोनॉमी भी जानते हैं, इकोनॉमी को भी मानते हैं। एकदम इन सबका इकट्ठा सा मेल करके ह्यूमन बीइंग को स्टडी किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं स्टडी किया जा सकता। Therefore, insightful inquiry is a must. क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिनसे डाटा इकट्ठा होता है और इनसाइटेड इंक्वायरी इज इन रियलिटी हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द रियलिटी। इनसाइट ऑफ द रिसर्चर इज मोस्ट नीडेड। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम डज नॉट हेल्प मच, क्योंकि जितने भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, व्हाई डज ए पर्टिकुलर पर्सन कम्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कोर्स मोर मार्क्स इन समथिंग। या ये कहा जाए, आजकल आपने अखबारों में बहुत देखा होगा कि एक गरीब बच्चा जो मुश्किल से अपना जिसके फादर काम करते मगर वो आईएएस बन गया। बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, ये नहीं कहा जा सकता गरीब ही ऊपर आते हैं। यू कांट डू लाइक दिस। सो देयरफॉर आई विल से दैट ऑब्जर्वेशन ये सब होलिस्टिक है। आई विल गिव यू एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक इट इज ए नॉट कोई एनेक्डोट नहीं है, ना कोई सच्चाई है, मैं आपको जस्ट एक बनी बनाई एग्जांपल दे रहा हूं। इस कारण सिर्फ ये समझाने के लिए कि सारी चीजें होलिस्टिकली देखी जानी पड़ती है रिसर्चर के लिए, एक वो सिंगल चीज को नहीं देख सकता। इस कारण मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूं, एक साइकोलॉजिस्ट ने मोंकी को पकड़ा और उसको कहा मेज पे चढ़ जा। मोंकी मेज पे चढ़ गया, चारों पैर थे, एकदम से चढ़ गया। तो उसने उसके बाद पहला उसका एक पैर काट दिया। अब उसको फिर कहा चढ़ो, वो फिर चढ़ गया किसी तरीके से, 3 पैर थे फिर भी चढ़ गया। फिर उसने उसका दूसरा पैर भी काट दिया, फिर भी मोंकी पिछले पैरों से चढ़ा गया टेबल के ऊपर। फिर उसने तीसरा पैर भी काट दिया, अब मोंकी से नहीं चला गया। तो उसने रिसर्चर ने उसका कंक्लूजन निकाला कि जब मोंकी के पैर काट दिए जाएं तो उसको सुनना बंद हो जाता है और इस कारण काम नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूं कि ये होलिस्टिकली देखा जाए तो आप भी इस बात पे हंसोगे, ऐसा कि हंसी वाली बात है, बट ये ऐसा। पार्डन? यस प्लीज। सो जो थ्योरी पहले बनती हैं मगर पहले बनी हुई थ्योरीज के साथ नहीं चल सकता। थ्योरी रिस्ट्रिक्ट करती है इंक्वायरी प्रोसेस को। अगर पहले वाली बनी हुई थ्योरी पे चले, थ्योरी का मतलब होता है आप जब कॉज कोई रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करते हैं तो जहाँ एक्सप्लेनेशन कोई देते हैं तो पहले वाले एक्सप्लेनेशन सदा नहीं चलते, क्योंकि कोई भी एक्सप्लेनेशन हमारे एलिमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन पुरानी थ्योरी या पहले वाली थ्योरी से अगर चलाए तो बहुत सी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है।
दैट इज वाई इवन इन एवोल्यूशन की थ्योरीज बढ़ती चली गई, चलती चली गई। जो डार्विन ने देखा वो कुछ और था, और आजकल उसका और रिलेशनशिप करते करते देखिए ना कितनी थ्योरीज आ गई। सो पहले वाली थ्योरीज सदा लिमिटेड रहती, लिमिटेड स्कोप में रही, और आजकल और भी ज्यादा। अब जब और ज्यादा रिसर्च दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते होते जब और डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज विल कम। सो देयरफॉर आई विल से ओनली experience-based theories are always more helpful. Now I will come to designs of the qualitative research. Qualitative research चार तरह के डिजाइन होते हैं। One is naturalistic inquiry. That is जो चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं उसी तरह एग्जिस्ट करती रहनी चाहिए। That is called as naturalistic inquiry. Let me give an example of it. कि किस तरह के रिसर्चेज इसमें आएंगी। मैं आपको पहले कहा कि मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जो सिर्फ सिंपल हो और हम सबकी समझ में, क्योंकि आप सबके सब्जेक्ट डिफरेंट हैं और मैं आप सबके सब्जेक्ट्स नहीं जानता हूं, मुझे नॉलेज नहीं है आपके सबके सब्जेक्ट्स की। इस कारण मैं नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी की एक सिंपल सी बात बताता हूं कि लेट मी से किसी भी जगह पे क्या दिल्ली में कितने और स्कूल खोल देने चाहिए, एक नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी का सवाल है। फॉर एग्जाम्पल आई विल से, आपको बड़ा सिंपल सा लगता हो कितने स्कूल खोल दो, जितनी वहां पे पॉपुलेशन है ऐसा खोल दो। नहीं, देखिए इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व है, सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व है और वहां के लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग मरने वाले हैं, कितने मतलब कितने लोग बूढ़े हैं, कितने जवान है, वो इन्वॉल्व है। और वहां की पॉलिटिक्स क्या है, वहां का सोशल सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व, तब जाके आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी इन द सेंस असली चीजें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। आपको भी पता है कई बार किसी जगह पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलती है क्योंकि वहां के पॉलिटिशियंस जरा ज्यादा तेज होते हैं, इस कारण वो खोल लेते हैं, या वहां की सोशल वर्कर्स या सोसाइटी ज्यादा तेज होती है। तेज का मतलब दे आर इन्फ्लुएंशियल इन दैट वे, इस कारण। सो दैट इज नेचुरलिस्टिक वे में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसी तरह स्टडी हो जाए, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, दिस इज वन ऑफ द डिजाइंस ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसको हम नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी कहते हैं। देन एथनोग्राफिक प्रोसेस भी होता है। एथनोग्राफी मींस दैट इज एथनिक ग्रुप्स के अंदर, दैट आई विल गिव सिंपल एग्जांपल। जितने भी हमारे टॉयज होते हैं वो जेंडर लिंक्ड होते हैं ना, यानी आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो आप एक देखेंगे कि जब आप बॉयज के साथ जाते हैं तो बॉयज के टॉयज, गन्स, ये वो छोटे छोटे इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। वेयर गर्ल्स के अगर जाए हों तो उनके लिए हम डॉल्स और इस तरह की चीजें, ये सब एथनिक प्रोसेस है। मैं जान के आपको सिंपल सी बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं इसके लिए कि डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स किस तरह रहते हैं, उन ट्राइबल ग्रुप्स का प्रोसेस क्या है, ये सब एथनोग्राफिक रिसर्चेस है। और एथनोग्राफिक रिसर्चेस मींस जब हम किसी एथनिसिटी के साथ किसी या किसी कल्चर के साथ किसी चीज को लिंक करते हैं, दे आर द एथनोग्राफिक प्रोसेस ऑफ रिसर्च। फिनोमिनोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है रिसर्च का। फिनोमिना, लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिना मींस हैपनिंग, large number of phenomena are there in our society. Let me give you example of phenomenology. Let me say, why do parents send their children to the private schools? ये क्या फिनोमिना है? गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें क्वालिफाइड स्टाफ होता है, फीस भी नहीं लगती, खाना भी मिलता है, तब भी parents will like to send their children to private school। एक फिनोमिना है जो अकर करता है सोसाइटी में, और इसको ढूंढने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए रिसर्चेस चाहिए। सिंपल फिनोमिना नहीं है ये। इन द सेंस आई विल टेल यू दैट पेरेंट्स का सोशल सिस्टम के साथ रहना, पेरेंट्स का अफोर्डेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन, पेरेंट्स का विचार कि एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी बात कि जो स्कूल प्रोसेस है वो भी एक फिनोमिना है, प्राइवेट स्कूलों का अलग से एक फिनोमिना है। प्राइवेट ऐसा नहीं, पेरेंट्स हैव ए पॉइंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द प्राइवेट स्कूल्स। जिसको आप पढ़ाई अच्छी या बुरी कहते हैं वो एक अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं। देयर आर मेनी गुड टीचर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड Delhi is an example nowadays which has really brought good results because in the government schools. My point, it is a phenomena which need to be studied. Then there is a grounded theory, means the theories which exist already
इन द सिस्टम। वी थ्योरीज क्या होती है, फैक्ट्स का रिलेशनशिप होता है। फैक्ट्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं दैट बिकम्स थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी, थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। उन थ्योरीज मींस एक्सप्लेनेशन। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह डार्विन ने एक्सप्लेन किया कि हाउ द मैन इवॉल्व्ड, दैट वाज वन एक्सप्लेनेशन ओनली, एंड ही हैड मैनी थिंग्स, मैनी थ्योरीज उसके लिए उसने खड़ी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की जो फिट है वही सर्वाइव करता है। देन देयर इज ऑलवेज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पीसीज। ऐसी बातें उसने बताई बिकॉज दैट वाज ए ग्राउंडेड थ्योरी। सो देयरफॉर क्वालिटेटिव रिसर्च इज, इसके 4 ये डिफरेंट डिजाइन्स थे। लेट मी से, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक एग्जांपल्स देना चाहता हूं कि ताकि हमें पता चले कि किस तरह हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी वाला इकट्ठा करना। हाउ मेनी एलिमेंट्री स्कूल्स शुड बी ओपन इन द पर्टिकुलर स्टेट, वेयर शुड दीज स्कूल्स बी ओपन। दीज वर द वेरी सिंपल पोटेंट क्वेश्चंस। बट देखना इससे कितने और क्वेश्चंस हैं जो निकलेंगे। हमें चाहिए डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, किसी वहां पे पॉपुलेशन 6 से 14, 11 से 14 साल की कितनी है, बर्थ रेट वहां पे क्या है, वहां पे सेक्स रेशियो, लड़के कितने हैं, लड़कियों का सेक्स रेशियो, अर्बन रूरल की पॉपुलेशन है कि नहीं, SC ST का कितनी पॉपुलेशन है, लिटरेसी का रेट क्या है। दिस इज वन पार्ट विच इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। वी विल ऑल्सो हैव टू स्टडी माइग्रेशन रेट उस एरिया का क्या है। यू नो इट, हमारे हिंदुस्तान में 2 तरह से माइग्रेशन होती है। फर्स्ट माइग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। वुमेन माइग्रेट करती हैं, यानी शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, व्हाटसएवर यू में से, वो माइग्रेशन ही तो होती है। देन सेकंड थिंग इज माइग्रेशन होती है व्हेन पर्सन्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस गो टू अनदर पर्टिकुलर प्लेस। लार्ज नंबर ऑफ लेबर माइग्रेशन इज देयर, सो वी विल हैव टू स्टडी द माइग्रेशन रेट। दैट इज सीजन्स किसी से होती है, जब बुआई और कटाई के सीजन में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है कई जगह पे, सो दैट इज सीजनल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। उनके बच्चे भी तो पढ़ेंगे ना, वी विल हैव टू लिंक विद दैट। देन स्पेसिफिक सीजन्स जहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, एंड देन सीजन रिलेटेड इश्यूज क्या है, कटाई के वक्त, बुआई की तरफ, ये सीजन रिलेटेड इश्यूज हैं। फिर ट्रेंड्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ सेंडिंग द चिल्ड्रन टू द स्कूल का ट्रेंड क्या है। There are parents who will like to send their children to the school. There are parents who will not like to send their children. And you know it, वो झुग्गी झोंपड़ी वाले, they will not like to send the children. I'm not saying झुग्गी झोंपड़ी कोई खराब या अच्छी चीज, but I'm saying is parents का क्या रूटीन, क्या रुझान है जो बच्चों को भेजेंगे। This is, मैं ये कह रहा था, हम बात इस पे कर रहे हैं कि किसी जगह पे ऊपर कितने स्कूल खोले जाएं। पहले हमने डेमोग्राफिक डाटा स्टडी करेंगे, फिर माइग्रेशन रेट भी स्टडी करेंगे। Then we will also study how many schools already exist in the particular in that area, and also distance between the schools क्या है, and एक बच्चे को मैक्सिमम डिस्टेंस कितना करना पड़ता है, और उसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या है, और डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट स्टेशन पे क्या है। जस्ट टू टेल यू, इन हिमाचल प्रदेश और में इन लेट मी से कोहिमा एक्सेट्रा, अगर वहां पे स्कूल खोलना है तो वी विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स विच आर ऑलरेडी। अगर कोई स्कूल पास है तो सर्टेनली वहां पे लोग नहीं जाएंगे, whereas in दिल्ली स्कूल बहुत पास में हो सकते हैं। We were discussing the potent question that how many schools should be opened. I was discussing the migration rate. Then we were also discussing the how many schools already exist in the area. Then data about the political and social situation is also required. Political data is who are the persons, political persons, और कितने उनका, that is how influential they are, that is also this help to be studied. Social data क्या है, we have seen the situations where एक particular group के लोग अपने बच्चे दूसरे ग्रुप के लोगों को, ग्रुप वाले स्कूलों में नहीं भेजते। There are many states जहां पे ऐसा नहीं किया जाता, you know it, that is I will tell you that there are states जहां पे that is लोअर कास्ट वाले जहां पे स्कूल है, हाई कास्ट वाले अपने बच्चों को वहां पे नहीं भेजते। दैट इज देयर, ये सोशल डाटा वी विल हैव टू टेक इट। एंड स्ट्रॉन्ग लॉबिंग ग्रुप्स भी होते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबीज होती है ना, जो किसी जगह पे स्कूल खुलवाना चाहते, किसी जगह पे स्कूल नहीं खुलवाना चाहते। देन रिलीजियस आइडियोलॉजीज आर आल्सो देयर, दैट इज
Sikhism, Hinduism, and इसके हिंदुओं में कई तरह के ये हैं, and then Muslims. All these are the religious ideology जो schools खोलने पे इफेक्ट करेगा. Then financial support कहाँ से आएगी ग्रुप्स का. ये सारी चीजें डाटा सोशल और पॉलिटिकल डाटा है जिसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे. So therefore I wanted to tell you in simple words that कोई भी qualitative research is like this कि that एक क्वेश्चन करते हैं तो और दूसरे क्वेश्चन आते हैं. So it has to be seen in a holistic manner. तो I will say qualitative research एक funnel approach है. funnel होती है ना, ट्रायंगल, उल्टी ट्रायंगल, that जिसमें एक जनरल क्वेश्चन होता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, नैरो रिसर्च क्वेश्चंस राइज होते हैं, डाटा कलेक्ट होता है, फिर और नैरो होते जाते हैं. जैसे मैंने अभी आपके लिए बात की, आपने एक बड़ा सा सवाल था कितने स्कूल खोले जाए, फिर आया कि नहीं इनका डेमोग्राफिक डाटा भी लो. फिर अच्छा चलो जो आपने कहा डेमोग्राफिक डाटा से आया तो हमने सवाल किया कि वहां पे ऑलरेडी कितने एग्जिस्ट करते हैं. जब वो भी जवाब आ गया, देन वी सेड दैट लेट अस सी द पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पे क्या है, सोशल सिचुएशन क्या है, हाउ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है. ऑल दीज थिंग्स आर इन रियलिटी पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च. Now we shall be studying, friends, what are the steps in designing a qualitative study. मैं आपको ये steps बता देता हूँ, then we shall go for that. Let us have a, that is, establish general problem to be investigated of the interest of the researcher. General problem. Let me say, let us take an example that toys are gender linked. Why are the toys gender linked? How is it that the toys are gender linked? Gender linked का मतलब मेरा सीधा सा है कि dolls are for girls and other type of toys that is making what is that called as वो बंदूक ये सब men boys के toys होते हैं. Let us think it over. We shall have this problem and we'll think over this problem. So therefore, first thing is establish a general problem to be investigated, which is of the interest to the researcher. Then stating the purpose of the study. Purpose किसके ऊपर किया है? Based on the problem analysis. Let me say that in the case of gender linked toys, that dolls are for the girls. देखो ना बारबी डॉल्स कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्रीज देयर, जो सिर्फ आज तक, एंड दे नो दैट बारबी डॉल्स आर ओनली गर्ल्स, दैट इज गर्ल चाइल्ड के लिए परचेज की जाती हैं. नाउ आई विल से टेल यू कितने ज्यादा इसके अंदर लिंक्ड है. दैट इज जो उसका मैन्युफैक्चरर है, whosoever manufactures बारबी डॉल्स, उसकी थिंकिंग क्या है, पेरेंट्स की थिंकिंग क्या है, बच्चों की थिंक क्या, बच्चों को जो जिस तरह के खिलौने बच्चे लेना चाहते हैं वो ले देते हैं. ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी शैल बी डिस्कसिंग इन over here. That is stating the purpose of the study, which is based on the analysis which arises from the previous studies, जिसको आप related literature कहते हैं, and then guided by the literature view, and then determine who will use the research results. Then we develop conceptual or theoretical framework of the study, then formulate general and specific research questions, then select qualitative research design, which type, that is research design means will we go for the phenomenological research, will we go for this naturalistic inquiry, all these, and then select a particular sampling strategy. I will just discuss these points one by one also. Then we ensure trustworthiness of the study. देखिए वहां पे आप रिलायबिलिटी, जो क्वांटिटेटिव वाले हैं वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एस्टेब्लिश करते हैं. हम ट्रस्टवर्दीनेस, दैट इज हाउ फार द डाटा इज ट्रस्टवर्दी, हाउ फार the let us say parents attitude towards these Barbie dolls, let us say it is there, we will find out what is the trustworthiness of that, वो जो scale का trustworthiness, parents का trustworthiness. Then we shall determine data collection methods, and then how data will be managed, analyzed, then interpretation and discussion, then we shall prepare the research report. So these are the 11 steps. We shall go one by one. Let us say, first of all, we have already selected a problem, that why the gender linked toys are there. So here the sampling process will be purposive sampling, purpose based sampling. That is,
we shall find out, we shall have a sample of the boys who have gone for dolls. Are there some boys also who love the dolls? If that is a sample, that we shall have to collect this sample. कि वो बच्चा क्या सोचते हैं? Why are the parents saying that ये बच्चे ने ये toy खरीदना चाहा? That is purposive. So therefore, we shall have purposive sampling. And this purposive sampling is very convenient sampling. जो मिल जाए, जो सामने में दिखे, उसी को स्टडी करते हैं. And then it is followed by snowball sampling. Snowball sampling is one will say yes, वो बच्चा भी, वो हमारा फ्रेंड, बच्चे बताते वो हमारा फ्रेंड है, उसके पास भी डॉल है. देन वो उसके आगे बताएगा कि मुझे तो हमारे तो घर में दिस फ्रेंड ने बताया कि डॉल्स बहुत सुंदर होती हैं, मेरी सिस्टर ने बताया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दिस इज कॉल्ड एज स्नोबॉल सैम्पलिंग. Then quota sampling is also there. We fix a quota that how much we shall take from one particular group. So that is what is this quota sampling. So what is this purposive sampling strategies? I will just tell you. Deviation, information in rich cases, for example, search for excellence. If let me say, those people who have excelled, let us say we want to study them, कैसे excel हो जाते हैं लोग, कैसे, जिस तरह मैंने अभी बताया, that is persons belonging to the poorest families, they have achieved a particular level, that is they have become the bureaucrats. So those type of samples, that is deviant cases are there. Mostly it is linked, it is said that the financial condition of the family is linked with the achievement level. So therefore we shall have to have the deviant sample process, which will be purposive. Then intensity sampling. Intensity sampling is the excellent examples of phenomena of interest, not highly unusual cases. That's what I was saying. That is, let us say, don't we now will we not like to study the private schools where this phenomena is there, that parents are sending their children to the private schools? This is a phenomena which we will have to study. That is why, how is it that parents are sending their children to the private schools? Because that is a particular phenomena which is occurring in. Let me tell you, there is a particular phenomena in the private schools which is not there in the government schools. First phenomena is that there is everywhere in the private schools, they have a transport system of their own. Most of, no doubt you may say that some of the schools that is low budget private schools don't have, but generally saying that is general private schools are having their transport system. Bus aayegi, bus leke jayegi. This is one part of the psyche of the parents. Second thing is that is they will try to speak in English. English is a language of particular class, which is no doubt we all speak in this language. We all speak this language and easily speak this language. But still, in general, all people feel that English is a better thing. So this is what I'm saying is phenomena which is occurring. Then apart from that, the child is also given a particular what is that called as uniform, which is there, which looks good and all those things. So all these are the phenomena which are there in the system. So this is intensity sampling. Intensity sampling means one group of people, another group of people. This is what is the intensity sampling. Heterogeneous sampling also we shall take some people with diverse characters to see whether there is a common pattern. That we shall have parents from the different socioeconomic group. So this is what is called as purposive sampling is there in this. Homogeneous sample is describing a particular subgroup in depth. Typical case samples are also there, which describe a typical particular setting. As I have already told you, there is snowball sampling also. This group will tell about another group will tell about. This is called as snowballing. And then opportunity sampling is also there. By chance, on the spot, opportunity occurs, and the researcher selects a sample. So this I was talking about the purposive sampling, purpose-based sample. Then sample size is not a consideration over here. It depends upon the situation. See, in the quantitative research,
we select the sample size first. What will be the sample? 250, 300, something of that sort is there, because that is a survey type of research and we go for the sampling. Here sample size is not that, it is based on the saturation and redundancy. That is, even one person can be good. For example, all persons from psychology will agree that Piaget was there, who had only one sample, and that sample was also his child, and that was a girl child. See, for a while, this is what is the sample size, and he came up with a theory, you know it, all of you. Then Piagetian theory is known, that is how the learning takes place. He explained it. Then minimum sample is based on the expected reasonable coverage. That is, reasonable coverage is taken to view when the expected sampling is there. This was about the sample I was saying. Sample can be purposive. Sample has to be purposive. It can be quota. It can be just a single individual can also be the sample. So this is what is the sampling process in qualitative research. The tools of the qualitative study, I will tell you, that is, have you ever just conducted a qualitative study? I will tell you here. That is, one is the interview, focus group, observations, document or artifact analysis. Artifact means design. Then journal notes or reflections, and the case study. Let me tell you about the interview. Interview can be telephonic, email interviews can also be there, WhatsApp interviews can be there, ethnographic interviews are there, ethnic groups are there, and we can have ethnographic interviews. One-to-one interviews can also be there, and the group interviews can also be there. This is about the interview I was saying. Type of observation. One can have participant see, one thing is there. We cannot understand a particular phenomenon unless we become a part of that. We cannot understand a particular phenomenon unless we know how the people are feeling. What type of feeling comes in a person who becomes a thief? And just in the participant, unless we participate in this process, we cannot. You know very well that whenever the hard criminals are caught by the police, they send their own person with him, who says that I have done this, I have done this. The other person, then the other person speaks that I have done this. So my point is, this is a sort of participant observation. Then unstructured observation schedules are always helpful. That is, it is not observation, that is the quantitative research people have a structured observation schedule. But in quantitative research, it is unstructured. We just try to write down the case study. We just see that observing a person, and it becomes a unstructured process. Then structured observations are also there. That is continuous monitoring, spot check, rating checks, and these are the structure. This is the types of observation are there. Then a purpose of the observation, describe a particular setting, first-hand experience, see what is normally taken for granted, confirming the perception of the respondents, requiring training, perception, discipline, developing an observation checklist. My point over here is observation is the best technique over here, which is there, best tools. Then the second thing is the content analysis. Content analysis is conventional way, directed, submitted. The major difference among the approaches are coding schemes, origin of codes, and threats to the trustworthiness. I will tell you what is this content analysis, how we go for it, why I have said it in conventional. Many of you I know are from the language side. Don't you do the content analysis? Let us say when you compare a particular writing with another writer's, you always do a sort of content analysis. Whenever you write a critical note about anything, criticism of any book or something, you do a sort of content analysis. That's what content analysis can be conventional, can be directed. I will tell you the process of content analysis is that we have the content and we analyze it in different way. I will just explain it in later also.
Let me tell you about, first of all, the procedure of data collection. In the quantitative research, the procedure of data collection is that we administer the tool to the research, to the subjects, and then collect that data, and then that will be collected. Here, the data collection is totally different. We identify the situation where the participation can take place. Then we identify persons with whom the intensive interaction is required. Then people with whom causal dialogue is needed. I will tell you over here. Let me say we were taking the example of gender-linked toys. Was that how the data will be collected? That is, we shall collect data from the persons who are selling the toys. We shall collect data from the parents who are purchasing those toys. We will also be collecting data from the children who want those toys. What is that which is there? So in here, what we have done? We have identified a situation where participation can take place. We identify persons. We also have the people whom the causal dialogue is needed. Now I'm going to come out with what is this qualitative data. Friends, qualitative data is defined as the data that approximates and characterizes. Qualitative data can be observed and recorded. It can be also observed as well as recorded also. This data type is non-numerical in nature. I will say out over here that qualitative data in statistics is also known as categorical data. Data that can be arranged categorically. In that, categorically means category-wise, based on the attributes, properties. This is what the qualitative instance is there. Whereas quantitative data is not like this, friends. We have a scale. On the scale, we have a data, that is, we give scores and all this. Here, the qualitative data in statistics is something different, which is based on categories. For example, that's why I have given over here the example of qualitative data. Think of a student reading a paragraph from a book during one of the classroom sessions. A teacher who is listening to the reading gives feedback on how the child reads a paragraph. If the teacher gives feedback based on fluency, intonation, throw of words, clarity in pronunciation, without giving a grade to the child, this will be considered as an example of qualitative data. My point is, here the teacher is listening, and then how he's reading, how fast he's reading, all these things became a feedback, and that is what is the qualitative data. Now I will be telling you what is the importance of this qualitative data. It helps in determining the particular frequency trait of the characteristics. All of you are from the, most of you are from the language side. That is, when the writer writes, there are particular words, there are particular sentences, which, or the way of sentence, I will say, which the writer will be doing. So therefore, what we do, we do a particular frequency. Some writers, within a paragraph, they will give so many instances to give the same thing. In my point is the traits. Don't you say that Kabir's this thing, or in Vedas, how it is written. So this is what is determining the particular frequency of the trait. It always it allows the statistician or the researcher to form parameters through which larger data set can be observed. And also the qualitative data provides means by which observer can quantify the world around him. Let me say, for a market structure, let us say collecting qualitative data helps in answering questions like who their customers are, what issues or problems they are facing, and where do they need to focus their attention. So these are so that the problems are resolved. You might have seen most of you, if somebody of you is from the management side, they will agree with me that qualitative data is helpful in the marketing process, that we find out that how many customers are purchasing it and what problems are they facing, how they need to focus attention. This is what is the qualitative importance of the qualitative data. And then qualitative data is about the emotions and perceptions of the people. For example, with the dolls, let me say the emotions of the girl child is linked. My point is, see how the doll is sold in the market.
the child likes the doll. Mothers or the father, I will say, their emotions are the child, bachcha naraj na hoye. That is what the emotions are there. In order to do that, they will purchase at any cost. So that's what is the emotions and perceptions of the people are a part of the qualitative data. Then perception and emotions have to be documented because they help the researcher understand the language, their subjects, that is language, the persons or the sample, whatsoever is they are speaking. Language means body language as well as the that is verbal language, and that is deal with the problem efficiently. If the researcher knows that what type of emotions are linked with that, with those gender toys, we shall certainly be easy. It will be establishing a what is that called as theory. Then difference in qualitative data and quantitative, I will just tell you so that we can understand what is the difference between quantitative data and qualitative data. One thing is qualitative data does not include numbers in its definition of traits, whereas quantitative data is always about numbers. This one is known to us. Then let me say if the cake is orange, blue, black in color, it is a qualitative data. Males have brown hairs, black, blonde hairs, red hair. This is a qualitative data. Quantitative data is any quantification information that can be used for mathematical calculation or statistical analysis. I'm not saying that quantitative researches are not needed. What I'm saying is quantitative data is in reality quantification of information, whereas qualitative data is explanation of the information. Friends, quantitative data is used to answer questions like how often, how much. This data can be validated and verified. Quantities can always be verified, friends. So let me, what I mean over here, that how many people were there, how many parents purchase the dolls. That is what is the quantification of the data. How often they do it, how much they do it. This all is the quantitative data. So just I was explaining the difference between qualitative and quantitative data. We said that quantitative data is about numbers. It is about answer to the question of how many, how often, how much. This is a quantitative data. Whereas qualitative data is like explaining the color. That is a qualitative data. And let me say that is type of hair and how it is done. That is qualitative data. And quantitative, I have already said that information is used in mathematical calculations. Quantitative data is used to answer questions like how many. This is what is the. So here it is. That is what type of research question is there and which type of data collection method you can use. For example, I have given a question relating to people's belief and attitudes. It is unstructured, semi-structured interviews will be helpful. So these are the ways in which it can be done. Then what do we do with this data? I will say just there are numerous statistical tests to run the quantitative data. There are just as many options for qualitative data analysis. Point is very simple over here, that for any quantitative data, in order to analyze that, what do? We have statistical tests and we run them and we use them. That is a quantitative data. Whereas there are just as many options for qualitative data also, friends. Now we shall be going for the data analysis. Friends, qualitative data analysis like cleaning your almirah. Think or imagine of your qualitative data analysis like cleaning your closet or almirah. The same basic steps apply here also. When do you clean that what is almirah? What do you do? Think for a while. That is why what we do is we first of all take out all the material. We categorize that material and then we put it in the different blocks, isn't it? That is what is the same is the case over here. That is how we analyze this. I will tell you how we analyze it. This is a process. We are saying that it is a spiral process.
we generate data, organize data, and read through and make notes. We read through the data and make notes. We identify themes and attitudes. We amalgamate themes and then interpret the data. This process goes on whenever the qualitative data analysis. I will tell you how this qualitative data is analyzed. There are two approaches, friends. It is well known to us. One is the deductive approach, another is the inductive approach. Inductive approach is more time consuming, no doubt. The deductive approach is, that is data, qualitative data is based on structure, and that predetermined by the researcher. So data preparation and data analysis, I will say there are 4 steps. First thing is get familiar with the data. Start by reading the data several times to get familiar with the data. Then revisit the research objectives. Revisit your research objective. First thing is, let us have data familiarity, in the sense that we read the data. So as if we get familiarized with it, start looking at the basic observations, etc., and then it will include transcribing the data. Then we revisit the research objectives and then develop a framework in that, identify patterns and connections. I will tell you what is there, what is the meaning. That is, if we have collected the data from the parents about the dolls, from the students from the dolls, we categorize this data in the sense that is, this is how these 4 things. We shall read that data carefully. We revise our research objectives. We develop a framework under which data is, for example, we shall say, these are the things which one group of people has said, these are the things which another group of people has said. Then we shall identify the patterns. Then organize all your data. After transforming and arranging your data, the immediate next step is to organize your data. How to organize this? One of the best ways to organize data is by going back to the research objectives and then organizing the data based on the questions asked. Then arrange your research objectives in a table so that it appears visually, and it is visually clear. At all cost, avoid temptation of working with unorganized group. You will end up wasting time. Let's go for arrange or group. Then once the data is, you have read the data and you have just categorized them, then give codes to this data. Code is in reality one of the best ways to compress a tremendous amount of information so collected into the small codes. Let us say, as I was saying, that when you clean the Almirah, what do? You have particular codes. Codes means you divide them into particular, what is that called, the groups. So that is what is coding and collecting data. And after assigning codes to your data, you can then begin build on the patterns on this. Then validate your data. Validation is one of the crucial steps of qualitative data analysis. There are 2 sides of validation: accuracy of your research design or method, that how accurately you have followed it, and then reliability, which is the extent to which the method produced the data. My point is, we find out how this data has come. That is what is the validity of the data is. Then 5th point is concluding the analysis process. Finally, conclude your data, which means systematic presentation of the data, a report that can be readily used. Then report should state the method that you as a researcher use to conduct the research. This is a process I have told you. Many of you may not be able to slide very properly, but this is how this slide will be there. I will give what are the advantages of qualitative data. Qualitative data is for in-depth analysis. It is not just numbers that we shall put it and have SPS package and we shall analyze it. It's not like this, friends. Qualitative data is collected by providing the research with detailed analysis of the subject matter. Then understand what customers think, meaning I have said that what the subjects think, and then the rich data
is there. That is, these are the advantages of the qualitative data is that is it is in-depth analysis. Second thing is the understanding of the consumers or understanding of the students' behavior if it is a what is that education data. Then rich data can be used to conduct research for the future also. Disadvantages are also there of the qualitative data. One thing is it is time consuming because it is very easy to understand 1, 2, 3, 4, 5, but it is very difficult to understand a particular system of working. So that is, it is very time consuming as this type of data collection is more time consuming. Fewer people are studying in the comparison and contrast. Then not easy to generalize from the qualitative data. Major disadvantages, it is not easy to generalize on this basis. Then it depends upon the researcher's skill also. Then revisit your data, identify emerging themes, phrases, or actionable consequences. First thing is we have just followed the disadvantages, and now we are revisiting the data analysis. That is, we identify emerging themes, phrases, actions, and then we identify the meaningful situation to be studied. At the end of the first round, data may be analyzed qualitatively. Questions refined, arrived at new specific questions for further verification. Then focus should get restrictive against and again return to the field. Then main steps, identification of broader questions of inquiry, specify the pertinent issues related to education setting, identify the perspectives of the individuals involved in particular event, then generate further questions in a given context, prepare a general guide outline of the sample population, and draw a sketch of the instruments to be employed for data collection. I will just tell you, friends, these are the main steps for identifying the broader research inquiry. Then, friends, this is the 4 major misunderstandings about the qualitative data. Early misunderstanding. It is general and theoretical. Second misunderstanding. One cannot generalize on the basis of small sample. Generalization is not visible. Then misunderstanding 3. The qualitative study contains bias towards verification. That is tendency to confirm the researcher's preconceived notions. This is the misunderstanding. Fourth misunderstanding, it is often difficult to summarize and develop general propositions on this theory. धन्यवाद सर। गुणात्मक शोध के सोपानों को सीमित समय में सरल, सारगर्भित, सहज एवं दैनिक जीवन में प्रयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं शिक्षण अधिगम केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और पुनः जो भी आपके इस सारगर्भित लेक्चर से संबंधित प्रश्न होंगे वे 4 बजे पुनः आपसे पूछेंगे। हमारे प्रतिभागी प्रश्नोत्तर सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर।